नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। वहीं बैठक में 10% सवर्ण आरक्षण को प्रदेश में लागू करने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक पर सभी की नजरें हैं। दरअसल गुजरात और उत्तराखंड में आरक्षण की सुविधा पहले ही लागू हो चुकी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि यूपी में भी जल्द इसे लागू किया जाएगा। तो गुजरात और उत्तराखंड में जो है आरक्षण की सुविधा पहले ही लागू हो चुकी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि यूपी में भी जल्द इसे लागू किया जाएगा और आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। और अगर ऐसा होता है तो अगर हम आंकड़े की बात करें तो 15% एससी, 7.5% एसटी और 27% ओबीसी, 49.5% ये स्टैट बनता है। उसके बाद 10% सवर्णों को, तो ये पहुंच जाता है 59.5। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी एक्वालाइन मेट्रो का कर सकते हैं शुभारंभ। 25 जनवरी को सीएम योगी कर सकते हैं शुभारंभ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वालाइन मेट्रो का संचालन होगा। तो सीएम योगी एक्वालाइन मेट्रो का शुभारंभ कर सकते हैं आज, ये भी खबर आ रही है। और यूपी में अवैध खनन मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज की। ईडी ने आईएएस अफसर चंद्रकला, सपा एमएलसी रमेश चंद्र मिश्रा समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई ने जिन 11 लोगों को आरोपी बनाया था, ईडी ने भी उन्हें आरोपी बनाया। 24 जनवरी को हमीरपुर के पूर्व डीएम बी चंद्रकला और 28 जनवरी को रमेश मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एफआईआर दर्ज की है। 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, लखनऊ समेत कई जिलों के साथ ही दिल्ली में भी सीबीआई ने खनन घोटाले को लेकर छापे मारे थे। तो खनन घोटाले में ईडी का नोटिस 2012 से 16 के बीच में अवैध खनन का ये मामला है और उसमें कई ये कहें कि कंपनियों को, कई ठेकेदारों को यूं ही टेंडर दिए गए। 2012 से 16 की बात कर रहे हैं। और पीछे ये भी खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी के इस वक्त जो जिम्मेदारी संभाल रहे अखिलेश यादव, उनका भी जिक्र है और उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं। लेकिन 24 तारीख को बी चंद्रकला से पूछताछ होगी। 28 जनवरी को रमेश मिश्रा से ईडी पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पूरी खबर बताइएगा। हेलो जी, मैं आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी ऋषभ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो पूरी खबर बताइएगा, क्योंकि 24 तारीख और 28 तारीख को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। यकीनन मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी जी, देखिए ईडी ने अभी फिलहाल उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया है जिनको सीबीआई ने आरोपी बनाया है। अब ये ईडी का प्रोसीजर है, जिनको आरोपी बनाया जाता है उनसे पूछताछ की जाती है अपने ऑफिस में बुलाकर। तो ईडी ने सभी 11 आरोपियों को नोटिस भेज दिया है। 24 तारीख तय की गई है आईएएस अधिकारी डीएम हमीरपुर डीएम चंद्रकला से पूछताछ की और 28 तारीख को रमेश चंद्र मिश्रा की समाजवादी पार्टी के एमएलसी है। ईडी ने अब दस्तावेजों का कलेक्शन शुरू कर दिया है। जो ईडी के पास दस्तावेज है उनसे मुतल्लिक पूछताछ। ऋषभ, आपसे बात करेंगे क्योंकि आपकी आवाज थोड़ा सा जो है स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लिहाजा दर्शकों को भी सुनने में दिक्कत होगी। बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े। उधर यूपी सरकार को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यथास्थिति बनाए रखी है और शुक्रवार तक नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है। दरअसल 6 जनवरी को परीक्षा के बाद सरकार ने 7 जनवरी को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 65% और आरक्षित श्रेणी के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स घोषित किए थे। नियम बदले जाने के खिलाफ कई अभ्यर्थी अदालत पहुंच गए। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों ने आशंका जाहिर की है कि ऐसा न हो कि फैसला आने से पहले ही सरकार रिजल्ट घोषित कर दे। बहरहाल नतीजों पर शुक्रवार तक रोक लगा दी गई। इस मामले में आज भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी।
उधर मेरठ में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश जख्मी हुआ, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बदमाश कई मामलों में वांछित चल रहा था। दौराला थाना इलाके के सरधना मार्ग पर पुलिस को कुछ बदमाशों की गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद दौराला पुलिस टीम ने सरधना मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बदमाश पुलिस को देखकर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश को लग गई। दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से तमंचा और बाइक बरामद की है। सरधना मार्ग पे कुछ अपराधियों के मूवमेंट की सूचना काफ़ी दिनों से मिल रही थी। आज उन्होंने सरधना मार्ग पे चेकिंग कराई। वहाँ पे जब उन्होंने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया, वहाँ से भागे और जब पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे ही फायर झोंक दी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करते हुए फायर झोंकी, जिसमें एक उसमें से जो 2 व्यक्ति थे उसमें एक घायल हो गया। उनसे पूछताछ की गई। उनका नाम सुलेमान है और उनको अभी उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। खबर मुरादाबाद से है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार। लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। एक बाइक, 25,000 नकदी और तमंचा बरामद हुए। थाना मंझोला क्षेत्र के न्यू मुरादाबाद के पास की मुठभेड़ हुई है। यहां पर झांसी में स्वैट टीम ने 1 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामिया शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान सूचना मिलने पर मऊरानीपुर थाने की पुलिस के साथ स्वैट टीम ने मुठभेड़ के दौरान 15,000 रुपए के शातिर बदमाश को कई असलहों के साथ गिरफ्तार किया। बदमाश पर जिले के कई थानों में 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्र में चेन लूट की कई सारी घटनाएं हुई थी, जिसमें कि कुछ लोग पकड़े भी गए थे और उनका मास्टरमाइंड सचिन सोनी, जिस पर कि 15,000 रुपये का इनाम था, उसको मौरानी पुलिस ने और स्वाट टीम के सहयोग से उसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। खबर भदोही जिले से है, जहां चौरी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब शराब की दुकान के सेल्समैन को बाइक सवार अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में सेल्समैन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेल्समैन ने बताया कि 2 बदमाश आए और गोली मारने के बाद 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जायसवाल जो लगभग उम्र 35 वर्ष है, ये जो है शिव कुमार जायसवाल के यहाँ जो है शराब व्यवसायी के यहाँ सेल्समैन का काम करते थे, जो पैसा वसूल करके जमा करते थे। जी जो है जैसा बता रहा है वादी की, जो है हमने पैसा वसूल करके जो है 11 से 12 बजे के बीच में इंडियन ओवरसीज बैंक में पैसा जमा कर दिया था। उसके बाद घर जा रहा था। घर जाते समय कह रहे हैं कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इन पर जो है गोली चलाई गई। तो अभी तो इसका मेडिकल सब कुछ करवाया कि जो है मुकदमा लिखा जा रहा है, लिख के कार्रवाई की जाएगी जैसा आएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित देवरिया शेल्टर होम मामले में पीड़िता के अपने पति के साथ रहने की अनुमति मांगे जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और महानिबंधक से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कोर्ट अनिश्चित काल के लिए संरक्षण गृह में नहीं रख सकता, लेकिन पीड़िता की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार से पीड़िता के परिवार के बारे में जानकारी मांगी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बुलाए गए हैं। लोक भवन में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। मंत्रियों के स्टाफ को लेकर हो सकती है चर्चा। कई और मुद्दों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। खबर आगरा से है, जहां बेकाबू रोडवेज की बस ने जो है एक लोडर टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा थाना खंदौली क्षेत्र के अलीगढ़ रोड पर हुआ। 4 लोग एक लोडर टेम्पो में बैठकर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही रोडवेज बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी और ये हादसा हुआ। हरदोई के मल्लावा नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि प्रसव के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का ऑपरेशन किया गया। इसी दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने पहले तो अस्पताल में जमकर हंगामा किया, फिर अस्पताल के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से अस्पताल के सभी डॉक्टर स्टाफ फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। लावा क्षेत्र की एक गर्भवती महिला आज
सरकारी अस्पताल में वहाँ भर्ती हुई थी सुबह 6:40 पर, जहाँ उनकी तबीयत खराब होने पर उनके परिजन उनको न्यू नारायण अस्पताल, जो निजी अस्पताल है, वहाँ लेकर गए, जहाँ दौरान इलाज जब उनको डिलीवरी ऑपरेशन किया गया, उसमें चच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई, जिस पर परिजनों द्वारा इसका विरोध करते हुए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना मल्लावा पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना पे से जो जिसकी लापरवाही पाई जाएगी उसके विरुद्ध। प्रतापगढ़ जिला कारागार में छापा, एडीएम एएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा। देर रात जिला कारागार में हुई छापेमारी, सभी बैरक में देर तक चली थी छापेमारी और हड़कंप मचा इस छापेमारी के बाद। उधर वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 21 से 23 जनवरी के बीच कार्यक्रम का आयोजन होना है। इन तैयारियों के बीच तंबू का शहर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन तैयारियों को देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं, जहां तंबुओं के शहर की तस्वीरें ले रहे हैं। इन तंबुओं के अंदर 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही प्रवासी भारतीयों को 3D के जरिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। आयोजन के लिए लोग प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, ये पहली बार हमारे बनारस में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की देन है कि ये टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें ये तंबुओं को बहुत अच्छा, मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह के हमारे शहर में इस तरह की व्यवस्था होगी। हम लोग चाह रहे हैं कि 5 साल तक और मोदी जी जो है आए हुए और हमारे पूरे बनारस का विकास हो जाए, तमाम इंडस्ट्रीजें यहाँ डेवलप हो जाए, तमाम तरीके की सुविधाएं। अभी जो है बात उन 4 साल के अंदर जो है बात उन बनारस में प्रवेश करते ही लगता है कि हम लोग जो है फॉरेन सिटी में चले आए। टेंट सिटी को जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आज से ही इसको देखने के लिए आ रहे हैं। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बन गया है। यहाँ के लिए हम लोगों ने 3 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसके अलावा लगभग 70 CCTV कैमरा इसमें पूरे लगेंगे और लगभग सभी चौराहों पे इस टेंट सिटी के और आउटर पेरीफेरी पे हमारी नज़र रहेगी। उधर मंत्री आशुतोष टंडन ने भी कुंभ मेले में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कुंभ मेले का जायजा भी लिया। आशुतोष टंडन ने इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत की। साथ ही कहा कि जो भी बीजेपी पर कुंभ से सियासी फायदा लेने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि बीजेपी ने कुंभ की व्यवस्था बेहतर की है, जबकि बाकी की सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और सवाल है कि इसको विपक्ष सियासी कुंभ कह रहा है, क्योंकि इसी कुंभ के दौरान लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो सकती है, उसकी घोषणा हो सकती है और ये कहा जा रहा है इन तैयारियों को लेकर भाजपा सियासत कर रही है और चुनावी फायदा उठाने जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ना तो कुंभ की तिथि परिवर्तित हो सकती है और ना चुनाव की तिथि परिवर्तित हो सकती है, तो क्या उनके अनुसार व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए थी और अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, उसमें राजनीति वो लोग देखते हैं और मैं उन पर आरोप लगाता हूं कि वो राजनीतिवश पिछले कुंभ आयोजनों में वो व्यवस्थाएं नहीं ठीक करते थे। भदोही में स्कूल वैन हादसे के बाद जिला प्रशासन ने बिना मान्यता के चल रहे 100 से ज्यादा स्कूलों को बंद कराया है। कार्रवाई के बाद विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 10 से 15 हजार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। बच्चों की पढ़ाई बंद होने की वजह से पेरेंट्स परेशान हैं। इस मामले को सख्ती से गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रभावित सभी बच्चों का प्रवेश परिषदीय विद्यालयों में कराने का निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग को दिया है। दरअसल शनिवार को बिना मान्यता के चल रहे SC कॉन्वेंट स्कूल की वैन में आग लग गई थी, जिसमें 18 बच्चे झुलस गए थे। इसके बाद प्रशासन जागा और कार्रवाई अब की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। बदमाशों ने महिला को गोली मार दी है। चोरी के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश। घर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। किदवई नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। उधर फर्रुखाबाद में युवा महोत्सव में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों के बाद अचानक मिस यूपी के खिताब को लेकर बवाल हो गया। जीत का ताज दूसरे के हाथ में जाते ही दूसरी प्रतिभागी ने हंगामा कर दिया। हंगामा होता देख आयोजक मौके से खिसक गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मिस यूपी खिताब की रेस में शामिल रही हर्षिता ने आरोप लगाया कि क्या अश्लील कपड़े पहनने वाले को ही ताज दिया जाएगा।
प्रयागराज में पिछले कई दिनों से लोग तेंदुए के आतंक से दहशत में जीने को मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में लोग पहरेदारी करते हुए रात भर जागे रहते हैं। इससे पहले तेंदुए के हमले में कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग कई बार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तेंदुआ चकमा देकर भाग जाता है। लोकेशन ट्रेस करने के लिए वन विभाग के अधिकारी अब ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाराबंकी में तालाब में मछली पकड़ रहे ग्रामीणों के हाथ एक मटकी लगी। इस मटकी को जब बाहर निकालकर खोला गया तो उसमें जेवरात निकले। इसके बाद मौके पर काफी ग्रामीणों की भीड़ लग गई। जानकारी मिलने के बाद पहुंची तहसील और पुलिस की टीम ने खजाने को अपने कब्जे में ले ली और अब इसकी जांच पुरातत्व विभाग से कराई जाएगी। मामला घुंगटेर थाना क्षेत्र के सेंदर गांव का है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाने को लेकर किसान की जमीनों के अधिग्रहण में जमीनों की सही कीमत नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। परेशान किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिग्रहण की सीमा में आई किसानों की जमीनों की कीमत सही लगाने की मांग की है। वहीं मांग नहीं माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। मामले में प्रशासन का कहना है कि किसानों की मांगों का ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में रिलायंस जियो के शानदार प्रदर्शन से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बम्पर फायदा हुआ। आरआईएल को तीसरी तिमाही में 10,251 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। एक तिमाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है, जबकि 2018 की तीसरी तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 9,423 करोड़ रुपए था। इस मुनाफे के साथ रिलायंस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1.71 लाख करोड़ हो गया। रिलायंस के मुनाफे में बम्पर बढ़त देने में रिलायंस जियो की भूमिका अहम रही। इस तिमाही में जियो का मुनाफा 19.4% बढ़कर 831 करोड़ रुपए हुआ। 2019 की तीसरी तिमाही में रिलायंस की रिफाइनरी, जीआरएम, पेट्रोकेमिकल, रिटेल कारोबार सभी ने अपनी आय बढ़ाई। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो परिवार अब 28 करोड़ लोगों का हो गया है और अब ये दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल डेटा नेटवर्क में से एक है। उन्होंने कहा कि अब उनकी कंपनी उपभोक्ताओं को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक फाइबर टू द सब्सक्राइबर पर काम कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच आज मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सीरीज में एक-एक मैच में जीत हासिल कर बराबरी पर हैं। ऐसे में आज एमसीजी में खेला जाने वाला मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है। इस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करेगी ट्रॉफी उसके हाथ लगेगी। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत में खेली गई T20 सीरीज बारिश के कारण 1-1 से बराबर रही थी और दोनों टीमों को अंत में ट्रॉफी साझा करनी पड़ी थी। इसके बाद भारत ने टेस्ट सीरीज में 2-1 से ऐतिहासिक सीरीज जीत हासिल की। अब भारतीय टीम वनडे सीरीज का तीसरा मैच जीतकर पूरे दौरे पर अपने दबदबे की छाप छोड़ना चाहती है। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।